हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। आज हम लोग महाजनपद के बारे में जानेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इससे 3 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बस पूछे जाते हैं। एक छोटा सा चैप्टर है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछे जाते हैं कि ये इसके बारे में हम लोग को पता कहाँ से चलती है। तो इसके बारे में कहाँ से पता चलती है? तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अगुंतर निकाय, उससे पता चलती है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ये जो 16 महाजनपद थे वो कहाँ कहाँ थे, उसका लोकेशन क्या था। और तीसरा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि वो जो महाजनपदाज थे उनका कैपिटल क्या है, राजधानी क्या था। मैंने इस लेक्चर में इन सभी बातों के साथ साथ कुछ डीपली भी मैंने कुछ बात बताया है ताकि आप मेंस के आंसर राइटिंग, मेंस में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, हेरिटेज एंड कल्चर मेंस का चैप्टर होता है, उससे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है महाजनपदाज के बारे में, ताकि आप जवाब दे सकें। साथ ही साथ मैंने कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य लिखा है ताकि एमसीक्यू क्वेश्चन में भी अगर कुछ और हार्ड पूछते हैं तो वो भी आप जवाब दे सकें। मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में वैदिक सप्ताह के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि कैसे आर्य लोगों ने एक वैदिक कल्चर का वैदिक सभ्यता बनाया था। तो मैंने उसको 2 भाग में बांटा था। शुरू का पीरियड को मैंने ऋग्वैदिक पीरियड बोला था और बाद के पीरियड को मैंने उत्तर वैदिक पीरियड बोला था। मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक पीरियड जो था वो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे, जबकि उत्तर वैदिक पीरियड जो था, जो वैदिक पीरियड का लास्ट एज था, वो लोग जो थे गंगा प्लेन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए थे, गंगा की तरफ आना स्टार्ट कर दिए। जैसे मैं गंगा बोल रहा हूँ तो गंगा बोलने का मतलब गंगा नदी जहाँ बह रही है उधर की ओर आना स्टार्ट कर दिए थे। क्यों स्टार्ट कर दिए थे? क्योंकि आयरन का डिस्कवरी हो गया था। जो गंगा प्लेन की तरफ जंगल भरा हुआ था, उस जंगल को काट करके ये लोग अब कृषि कर सकते थे और कृषि से डेवलप एक समाज का निर्माण कर सकते थे। लोगों में सेटलमेंट, एक जगह पे रहने की जो व्यवस्था है, ये भी हम लोग को उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिलता है। क्योंकि अब लोग कृषि इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि कृषि से अपना जीवन यापन कर सकते थे, एक जगह पे रह सकते थे, ठीक है, कृषि कर सकते थे, क्योंकि आयरन का डिस्कवरी हो गया था। तो जो महाजनपदाज का कॉन्सेप्ट है ना, उसी उत्तर वैदिक काल के बाद का है। मतलब उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने देखा कि लोगों ने टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए, लोहे से कृषि करना स्टार्ट कर दी, एक जगह पे सेटलमेंट हो गया, ठीक है, एक डेवलप समाज बनने लगा। अब उसी के आगे हम लोग देखेंगे महाजनपदाज, जो 16 महाजनपदाज थे, ये एक सिटी की तरह का था। मतलब सिटी की तरह का निर्माण इन लोगों ने किया था। महाजनपदाज, 16 महाजनपदाज, जहाँ हम लोग देखते हैं कि मगध एम्पायर, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े राजमहल सब है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आज जो हम लोग महाजनपदाज पढ़ेंगे वो 600 BC के से बाद का टाइम पीरियड है। हम लोग पीछे की तरफ आते हैं BC में, ये आपको पता होगा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया। देखो, एक क्वेश्चन जो अभी तक पूछा नहीं है लेकिन ये पूछा जाएगा, ठीक है, कि जो महाजनपदाज था ना, वो सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन था। मतलब कि ये दूसरा नगरीय सभ्यता था। तो क्वेश्चन था सर पहला नगरीय सभ्यता कौन था? तो देखो भाई, मैंने बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पहला नगरीय सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता में ही नगर का कॉन्सेप्ट था, सिटी का कॉन्सेप्ट था। लोगों के पास बहुत बड़ा बड़ा फैसिलिटी देखने को मिलता है। फिर हम लोगों ने देखा जो वैदिक कल्चर आया, वैदिक सभ्यता है ना, वो एक ग्रामीण सभ्यता था, गांव की तरह, कबीले की तरह शुरू में लोग रहते थे, बाद में वो लोग भी थोड़ा डेवलप हुए। लेकिन आज जो महाजनपद है ना, वो पूरा सिटी की तरह का है। यहाँ पे सिटी की तरह का कॉन्सेप्ट है, दूसरे देश से इसका व्यापार हो रहा है, सब हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन आफ्टर IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकेंड शहरीकरण नगरीय सभ्यता थी ये, ठीक है, क्योंकि पहला सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और ये महाजनपदाज भी नगरीय सभ्यता है। इकोनॉमी शिफ्टेड कर रहा है, यहाँ का लोग जो है ना, वो सिंधु घाटी से रीजन से निकल करके गंगा नदी, ये मैंने आपको उत्तर वैदिक काल में ही बताया था कि लोग जो है ना, वो पहले सप्त सिंधु नदी के किनारे बसते थे, अब ये लोग जो है गंगा नदी के किनारे जो है जाना स्टार्ट करें। क्यों जाना स्टार्ट करें? क्योंकि आयरन का डिस्कवरी हो गया है। गंगा प्लेन, जो गंगा नदी थे, इसके किनारे जितने भी जंगल थे, इसको काट करके ये लोग कृषि आराम से कर सकते थे, ठीक है। तो कृषि जो है मुख्य जीवन का आधार बन गया था, इस वजह से ये लोग गंगा की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। अब रहा कि सर ये महाजनपदाज के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलता है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत एग्जाम में पूछा गया है। अगुंतर निकाय, आपको पता होना चाहिए कि 600 BC जो है ना, 600 BC, इसी समय 2 धर्म का उत्पत्ति होता है। 2 धर्म नहीं, एक सरमन ट्रेडिशन का उत्पत्ति होता है, उसी का ये लोग, सरमन ट्रेडिशन का ही ये लोग भाग था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविका वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये लोग निकलते, हम बताएंगे आपको, अगला लेक्चर में बताऊंगा कैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उत्पत्ति हुआ था, ठीक है। तो उसी समय जो बौद्ध धर्म था ना, वो डेवलप कर रहा था। मतलब 600 BC के समय में ही बौद्ध धर्म डेवलप हो रहा था और उसी के एक भाग का अगुंतर निकाय है। इसी से हम लोग को पता चलता है कि हमारा देश जो उस समय के होते थे, वो टोटल 16 महाजनपद में 16 महाजनपद में बटे हुए थे, ठीक है।
ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था, ये अर्बन अर्बन सेटलमेंट था, ठीक है। यहाँ के लोग आयरन का यूज करते थे, यहाँ के लोग व्यापार करते थे, तो ये आपको समझ में आ गया। अभी ये देखो जी, ये 16 महाजनपद थे ना, उसमें से टोटल ज़्यादातर जो महाजनपद थे ना वो आपको गंगा नदी के किनारे मिलेगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि देखो ये 16 महाजनपद में बिहार के कितने थे, तो देखो 3 महाजनपद बिहार के थे। उत्तर प्रदेश के टोटल 8 महाजनपद थे, ठीक है। अब आप समझ गए ना, बिहार उत्तर प्रदेश ही आते हैं कहाँ, गंगा नदी के किनारे। तो बिहार के 3, उत्तर प्रदेश के 8, राजस्थान के 1 थे। पाकिस्तान जो गंधार एरिया पर, गंधार तक्षशिला जो है वो एक पाकिस्तान में पड़ता था। दिल्ली मेरठ का भी एक एरिया था, ठीक है, जो कुरु प्रदेश हम लोग बताए थे पिछले लेक्चर में भी, वो आता था। और एक मध्य प्रदेश का एरिया, मध्य भारत का भी एरिया के आते थे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछा भी गया है कि बिहार के कितने महाजनपद थे, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो बिहार के 3, उत्तर प्रदेश के 8, राजस्थान के 1, दक्षिण भारत का 1 महाजनपद। तो आपको समझ में आ गया ना कि ये 16 महाजनपद हमारे भारत के किस किस एरिया में थे, ठीक है। अब रहा कि सर ये जो महाजनपद थे ना, यहाँ पे शासन कैसे चलता था, यहाँ का सोसाइटी कैसे चलता था। तो देखो सोसाइटी 2 तरह से चलता था। एक कॉन्सेप्ट था मोनार्की का, मोनार्की मतलब समझ गए ना, राजा का कॉन्सेप्ट था एक, ठीक है, राजा का कॉन्सेप्ट। और एक क्या था, रिपब्लिक था। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, मतलब गणतंत्र कॉन्सेप्ट। जैसा कि आज हम लोग, हमारा देश कैसा है, गणतंत्र है, रिपब्लिक, जहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। मतलब हम लोग चूज करके, यहाँ के लोग चूज करके एक शासन राजा को भेज रहा है, वो देश को चला रहा है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये जो महाजनपद में थे ना, आपको देखने को मिलेगा कि दोनों तरह का कॉन्सेप्ट है। कहीं कहीं आप देखेंगे कुछ जो महाजनपद है वहाँ पे राजा हेड कर रहे हैं, जो राजा है वो हेरिडिटरी नेचर का है, मतलब राजा का जो बेटा होगा वही राजा होगा। लेकिन दूसरे तरफ देख रहे हैं, जो गंगा वाले एरिया है ना, गंगा के नीचे जो बरसा हुआ जो महाजनपद सब है ना, वहाँ पे देख रहे हैं कि अब रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट आ गया है, मतलब लोग चूज करके राजा बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। आपको पता होना चाहिए कि एक वैशाली, हम अभी पढ़ेंगे कि वैशाली एक महाजनपद का पार्ट था। वैशाली को बोला जाता है वर्ल्ड का सबसे पहला रिपब्लिक, मतलब वर्ल्ड का पूरे विश्व का सबसे पहला रिपब्लिक है, जो लोग जो है राजा को चुन के बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों तरह का कॉन्सेप्ट था, मोनार्की का कॉन्सेप्ट भी था और रिपब्लिक का भी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। मोनार्की में क्या होता था, तो राजा जो था हेरिडिटरी नेचर का होता था, मतलब वंशानुगत आधार पे चलता था, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा। सेंट्रलाइज नेचर का होता था, एक ही आदमी के हाथ में हमेशा तख्ता रहता था, पोजीशन रहता था। लेकिन रिपब्लिक में ऐसा नहीं था, रिपब्लिक डिसेंट्रलाइज था। मतलब डिसेंट्रलाइज होने का मतलब एक लोगों के हाथ में नहीं रहता था, नॉट हेरिडिटरी, मतलब शासन बदल सकता है, जनता जिसको चुनेगा वही राजा बनेगा, तो ये बदलते रहता था, ठीक है। अब देखते हैं कि मोनार्की का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा हिमालय के नीचे वाले एरिया में। जो हिमालय जो है उसके नीचे वाला जो महाजनपद सब है ना, जो अभी मैं लोकेशन बताऊंगा सभी का, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर मोनार्की सिस्टम हिमालय के फुटहिल एरिया में, फुटहिल मतलब हिमालय के जो जस्ट नीचे, जिसको हम लोग शिवालिक रीजन बोलते हैं, उधर वाले जो भी होंगे ना वो मोनार्की का कॉन्सेप्ट चलाएंगे। और अब देखेंगे कि गंगा के किनारे जो है ना, ये लोग जो है ना रिपब्लिक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, मतलब यहाँ के लोग चुन करके राजा बनाएंगे। तो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने को मिलता है गंगा प्लेन में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, गंगा के किनारे हम लोग को रिपब्लिक का नेचर देखने को मिलता है, और जबकि मोनार्की सिस्टम हम लोग को हिमालय के नीचे वाले इलाके में मिलता है। अब रहा कि सर ये सब क्यों बता रहा है, देखो ये सब मेंस में आपको काम आए। जब मेंस में आपको पता होना चाहिए, मेंस का एक हम लोग को सिलेबस में आता है हेरिटेज एंड कल्चर। उस हेरिटेज एंड कल्चर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है महाजनपद के बारे में, तब आपको ये सब बताना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ और कुछ जानिए कि जो राजा का कॉन्सेप्ट होता था ना, मोनार्की सिस्टम, वहाँ जो था ना थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स समझ रहे हैं, एक होता है ऑर्थोडॉक्स, एक होता है अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब ये हुआ कि जो पुरानी सभ्यता को जो वैल्यू दे रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। और अनऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होगा कि जो पुरानी सभ्यता के साथ साथ नई सभ्यता को भी अपना रहा है। तो आपको देखने को मिलेगा कि मोनार्की सिस्टम जहाँ पे है ना, जहाँ पे राजा का कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है। मतलब ये लोग जो है ना दूसरे सभ्यता को भी, मतलब दूसरे चीज जो नया चीज बन रहे हैं ना, उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म सब जो उत्पत्ति हो रहा है, डेवलप कर रहा है, मोनार्की सिस्टम में ज़्यादा डेवलप कर रहा है, ठीक है। जबकि रिपब्लिक जो सिस्टम था ना, वहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको कास्ट प्रिवेल कर रहा है, पुरानी सभ्यता से ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है, ठीक है। ये साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मोनार्की सिस्टम में राजा होते थे ना, वो डिबेट डिस्कशन करते थे,
डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे। और रिपब्लिक में भी कुछ ऐसा ही होता था, वहाँ भी मंत्री परिषद होता था जिससे राजा एडवाइस लेते थे, ठीक है। तो ये सब था महाजनपद के बारे में। देखो ठीक, महाजनपद के बारे में देखो, सबसे पहला मैंने आपको बताया कि अंगुत्तर निकाय से हम लोग को पता चलती है महाजनपद के बारे में। तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उससे पता चलती है कि 16 महाजनपद थे उस समय भारत में। कहाँ कहाँ था ये भी मैंने बता दिया कि 3 बिहार का था, 8 उत्तर प्रदेश। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो 16 महाजनपद थे ना, ये कौन कौन थे, ठीक है, और इसका लोकेशन क्या था, इसका इंपोर्टेंट तथ्य क्या है, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। देखो, इससे एक तो पूछा जाएगा कि ये जो महाजनपद था इसका कैपिटल क्या था, इसका लोकेशन क्या था, वो कहाँ पड़ता है, आज के भारत में ये कहाँ पड़ रहा है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो, तो सबसे देखो पहला, तो हमने पहले 3 बिहार का जिक्र किया है, ठीक है, जो बिहार के 3 थे उसका जिक्र किया है। तो पहला था अंग, ये अंग प्रदेश बिहार में पड़ता है, ठीक है, जिसकी राजधानी चंपा थी। ये भागलपुर और मुंगेर, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। अब देखो इसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक ट्रेड सेंटर था। ये जो अंग प्रदेश था, अंग महाजनपद था ना, ये एक ट्रेड का, बिजनेस का एक सेंटर था। यहाँ से जो है ना साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो ये आप देखने को मिलता है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को पहले स्वर्ण भूमि बोला जाता था, ठीक। इस सब इलाके में यहाँ से क्या हो जाता था, बिजनेस होता था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था। तो ये ध्यान रखना है आपको अंग प्रदेश के बारे में कि सर ये एक ट्रेड सेंटर था, साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ से बिजनेस किया जाता था, ठीक है। दूसरा महाजनपद जो है वो मगध है, जिसकी राजधानी शुरू में गिरिबज थी और फिर बाद में राजगिरी, ठीक है। आपको सर ऐसा कैसे, देखो क्या होता था उस समय के राजा क्या करते थे, एक सिटी का निर्माण करते थे और फिर उसको अपना कैपिटल बना लेते थे। तो शुरू में जो मगध महाजनपद था ना, वहाँ पे गिरिबज उसका राजधानी था। लेकिन बाद में हम लोग को देखने को मिलता है कि जब यहाँ पे हर्यक वंश आते हैं ना, इसी में एक राजा होते थे बिंबिसार, और वही बिंबिसार ने एक सिटी बनाया, राजगिरी बनाया, और इसी को अपना कैपिटल बना लिया। इसीलिए मैंने दोनों लिखा है कि मगध की राजधानी शुरू में गिरिबज थी और बाद में क्या हो गई, राजगिरी हो गई, ठीक है। ये सर कहाँ पे है आज के इंडिया में, तो ये देखो पटना और गया वाले एरिया में हुआ करता था, ठीक है। पटना जो गया का एरिया है, पटना और गया बिहार का, वहाँ पे ये मगध हुआ करता था। और यहाँ के बारे में तो हम लोग को बहुत डीपली डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर में कि मगध के फिर जो मौर्य वंश हुआ है, आर्यक वंश हुआ है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है बज्जी महाजनपद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद है बज्जी, ठीक है। ये इसमें आपको लगेगा कि सर ये एक क्लोन मिलके बनाया होगा, नहीं। देखो बज्जी जो था ना, 2-4 को क्लोन मिलके बनता था, मतलब क्लोन समझ रहे हैं ना, कबीले, मतलब 2-4 सोसाइटी मिलकर के बज्जी महाजनपद का निर्माण किया था। जिसमें से देखो 3 पूछा जाता है कि बज्जी का निर्माण 3 जो है क्लोन से मिलकर हुआ है। एक का नाम है लिच्छवी क्लोन, ठीक है, जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। एक विदेह क्लोन, आप जानते होंगे सीता जी के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो सीता जी के जो फादर थे जो, वो विदेह का ही राजा थे, ठीक है। तो विदेह महाजनपद, जिसका राजधानी मिथिला हुआ करता था, मिथिला मकाना इंपोर्टेंट आप जाने सुने होंगे। तो विदेह की राजधानी मिथिला, और एक ज्ञात्रिक होते थे जिसके महावीर स्वामी बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये देखो ये तीनों ने मिलकर के बज्जी महाजनपद बनाया है, लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक, ये तीनों ने मिलकर बज्जी का निर्माण किया है। बज्जी की राजधानी कहाँ है, वैशाली है। रहा कि सर इससे इंपॉर्टेंट तथ्य कुछ है क्या, तो यस, आपको पता होना चाहिए ये जो तीनों क्लोन है ना, लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक, इसमें जो लिच्छवी क्लोन है ना, जिसकी राजधानी वैशाली है ना, ये वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक था। मतलब ये वर्ल्ड का पहला ऐसा आपको क्लोन है, ऐसा एक सोसाइटी है जहाँ पे चुन करके गवर्नमेंट का निर्माण हो रहा है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है कि नहीं आया समझ। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि सर जो बज्जी महाजनपद था वो 3 क्लोन से मिलकर बना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन कौन, तो लिच्छवी, विदेह एंड ज्ञात्रिक। और इसमें जो वैशाली है ना, लिच्छवी की राजधानी वैशाली, ये एक ऐसा सोसाइटी था, एक ऐसा क्लोन था जहाँ वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक था, पहला चुन करके गवर्नमेंट का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये बिहार के 3 महाजनपद थे जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश, जो भी गंगा नदी के किनारे हैं, इसके टोटल 8 महाजनपद थे, ठीक है। उसके 8 के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखो सबसे पहला है कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है। कौशल महाजनपद जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। आप जानते हैं कौशल प्रदेश के ही राजा थे कौन, दशरथ जी थे, जिसके पुत्र राम भगवान हुए। तो कौशल महाजनपद के बारे में इसकी राजधानी पूछेगा तो श्रावस्ती है। ये अयोध्या जो था, अयोध्या ईस्टर्न यूपी में पड़ता है, यहाँ पे लोकेशन इसका अयोध्या की तरफ था, ठीक है।
आपके ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ के राजा प्रसेनजीत थे, ठीक है, प्रसेनजीत राजा, याद रखना है कि कौशल प्रदेश के राजा प्रसेनजीत था, जिसका जिक्र हम लोग को बौद्ध धर्म के ग्रंथ सब में मिलता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये भी महाजनपद जो था ना, एक रिपब्लिक नेचर का था। मैंने आपको बताया अभी थोड़ा देर पहले कि जो महाजनपद राज था ना, यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट मिलेगा, राजा का भी कॉन्सेप्ट मिलेगा और मोनार्की का भी कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो कौशल महाजनपद जो थे ना, ये भी रिपब्लिक नेचर का था, यहाँ पे भी चुन के गवर्नमेंट होता था। जो उत्तर प्रदेश का दूसरा महाजनपद है उसका नाम है काशी। काशी की जो राजधानी है बनारसी। इसके बारे में आपको कुछ बताना है नहीं, ठीक है, बस इतना याद रखना है कि कौशल महाजनपद की राजधानी बनारसी है और बनारस से आप फुल्ली अवगत होंगे, ठीक है। तीसरा है मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशीनगर था, पावा था। ये एरिया कहाँ पे पड़ता होगा? कुशीनगर, पावा, ठीक है। तो जो कुशीनगर एरिया है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे पड़ता है। ये एक रिपब्लिक स्टेट था, यहाँ पे भी शासन जो होता था चुन करके होता था। तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर रिपब्लिक स्टेट था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कुशीनगर पे कि जो अपना बौद्ध धुर थे, भगवान बुद्ध धुर थे, उन्होंने अपना लास्ट मील जो लिया था, मरने से पहले जो लास्ट खाना खाया था, कुशीनगर में ही खाया था, पावा में, ठीक है, पावा में, ठीक है। महापरिनिर्वाण जो उन्होंने धर्म किया था वो अटेंड किया था, वो कुशीनगर में किया था। तो ये याद रखना। जो तीसरा है उत्तर प्रदेश का, उसका है वत्स्य, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है। जो तीसरा महाजनपद है उत्तर प्रदेश का, चौथा महाजनपद है वत्स्य, जिसका राजधानी कौशाम्बी है। ये इलाहाबाद के नजदीक पड़ता है। एक चेदी महाजनपद है जिसकी राजधानी शक्तिमती है, ठीक है, चेदी जिसकी राजधानी शक्तिमती। और ये बुंदेलखंड वाला एरिया जो है उत्तर प्रदेश का, जिसको हम लोग वेस्टर्न यूपी बोल सकते हैं, वहाँ पे पड़ता था चेदी, बुंदेलखंड। यहाँ का राजा शिशुपाल का जिक्र किया जाता है। शिशुपाल राजा था यहाँ का, जिसका महाभारत में भी जिक्र मिलता है, ठीक है। जो उसके बाद है महाजनपद जो उत्तर प्रदेश का है, वो है पंचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र और कामपिल्य था, ठीक है। ये बरेली वाला एरिया जो है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो एरिया है, ये पंचल एरिया वहाँ पे पड़ता था, पंचाल महाजनपद। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश का एक जनपद था जिसका नाम था कम्बोज, जिसकी राजधानी क्या थी? तो हाटक या पुंछ। देखो ये उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर वाले रीजन में पड़ता है, ठीक है, देख सकते हैं आप। रजौरी एवं हाजरा क्षेत्र उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। मैंने पुंछ भी इसीलिए लिखा है कि कम्बोज की राजधानी हाटक या पुंछ। तो जो ऑप्शन मेरे आपको मारना है, ठीक है। उत्तराखंड के उस समय उत्तर प्रदेश का भाग होता था, इसीलिए मैंने उत्तर प्रदेश के महाजनपद में इसको लिखा है। उत्तर प्रदेश का एक था महाजनपद सुरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी, ठीक है, मथुरा वाले एरिया में पड़ता है ये, ठीक है। यहाँ का एक राजा अवंतीपुरा का जिक्र किया गया है, जो कि बुद्ध का शिष्य था, अवंतीपुरा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। तो ये थे हमारे उत्तर प्रदेश के सभी जन। इसके बाद मैंने आपको बताया कि एक महाजनपद जो था दिल्ली मेरठ वाले एरिया में पड़ता था, जो आप जानते हैं, कुरुक्षेत्र आप जानते होंगे। तो जो कुरु महाजनपद था, इनका राजधानी था इंद्रप्रस्थ, ठीक है। ये दिल्ली मेरठ हरियाणा वाला रीजन है। कुरुक्षेत्र में ही आप जानते हैं महाभारत का युद्ध हुआ है कौरव एंड पांडवा के बीच में। तो ये जो क्लैन था, या कुरु क्लैन में आप जानते होंगे युद्ध हुआ था, महाभारत में जिक्र है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि राजस्थान का भी एक क्या था, महाजनपद था, मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, ठीक है। ये राजस्थान के जयपुर वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है। तो देखो महाजनपद से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो महाजनपद है और इसकी राजधानी क्या है, और अगर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है तो उसे भी ध्यान रख। जो लास्ट के 3 महाजनपद थे, ठीक है, वो कौन कौन थे? तो देख, एक महाजनपद है अवंती, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता था, अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन या माहिष्मती। माहिष्मती साम्राज्य आप सुने होंगे बाहुबली मूवीज में। तो अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती मालवा रीजन में मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद अस्मक देख सकते हैं, अस्मक महाजनपद, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन था। ये गोदावरी नदी के किनारे दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। जो भारत का जो साउथ प्लेट्यू है ना, दक्षिण भारत है ना, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था अस्मक, जिसकी राजधानी क्या था? पोटली या पोतली। तो ये याद रखना है कि दक्षिण भारत का एक ही महाजनपद था जिसका नाम क्या था? अस्मक था, और राजधानी पोटली एवं पोतन था, गोदावरी नदी के किनारे था। एक महाजनपद जो पाकिस्तान में पड़ता था, उस महाजनपद का नाम था गांधार, गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, और आज के समय में यह रावलपिंडी और पेशावर में आप देख सकते हैं। इन शॉर्ट जो आज हम लोगों ने पढ़ा था वो महाजनपद राज के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था कि आफ्टर वैदिक पीरियड महाजनपद राज का कॉन्सेप्ट आता है, बड़े बड़े राष्ट्र का निर्माण होता है, जिसे महाजनपद बोला था। इस महाजनपद के बारे में हम लोग को पता कहाँ से चलता है? तो उस समय के बौद्ध धर्म अगुंतर निकाय से हम लोग को पता चलता है कि कितने भारत महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, ठीक है। 16 महाजनपद से हम लोग से जो MCQ क्वेश्चन पूछेगा, उस महाजनपद के बारे में कहाँ पे लोकेशन है और उसका क्या कैपिटल है, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद रखना है। महाजनपद आज एक नगरीय सभ्यता थी।
ये एक डेवलप सोसाइटी था, ये दूसरे देश से व्यापार भी करते थे, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने उस स्वर्ण भूमि के बारे में बताया कि इंडोनेशिया सब तरफ से व्यापार होता था आंध्र प्रदेश के साथ, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना था। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वीडियो।